वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर 8 का पार्ट 3 पढ़ेंगे एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। चलो शुरू करते हैं। तो अब हमें पढ़ना है यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगी। देखो आपको पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। इसमें जो मोनेरा होता है सिर्फ वही प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? यूकैरियोटिक। अब इसमें जो प्रोटिस्टा है वो क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। In eukaryotic cells, there is an extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. अब देखो जो eukaryotic cells का cytoplasm होता है ना, उसमें compartments बने रहते हैं। Compartments का मतलब है separate जगह बनी रहती है। अब ये क्यों बनती है? क्योंकि जो eukaryotic cells होते हैं उसमें membrane-bound cell organelles मिलती हैं। समझते हैं इसको। ये सेल है, इसमें मान लो यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। तो यहाँ पे क्या बन गए? ये सेपरेट पोजीशंस बन गई या सेपरेट जगह बन गई है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है। यूकैरियोटिक सेल्स पोसेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवेलप। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है? ऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब डेवलप्ड होता है। और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रहता है? न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन एडिशन, यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। अब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको क्या मिलता है? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मिलते हैं। कुछ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो कि लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करते हैं सेल की। तो इसके अंदर आता है सिलिया एंड फ्लैजेला। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ध्यान के रखनी है, जो सिलिया होता है ना वो सिर्फ आपको यूकैरियोट्स में मिलता है। ठीक है, सिलिया सिर्फ यूकैरियोट्स में मिलता है, बट जो फ्लैजेला होता है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या है? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। अब साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर में क्या आ जाते हैं हमारे? इसमें आ जाते हैं फिलामेंट्स। ठीक है, और इसमें आ जाते हैं ट्यूब्यूल्स। तो अब इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें मेनली आपके क्या आते हैं? इसमें आते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, जल्दी जल्दी लिख रहा हूं मैं। माइक्रोफिलामेंट्स, इसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये क्या होंगे? एग्जाम्पल है साइटोस्केलेटल के। ठीक है। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। अब यूकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक मटेरियल है मेनली डीएनए होता है। तो डीएनए क्या रहता है? क्रोमोसोम के अंदर रहता है, मतलब क्रोमोसोम के अंदर ऑर्गेनाइज्ड रहता है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। अब सारे यूकैरियोटिक सेल्स एक जैसे तो नहीं होते, जैसे कि प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर प्रोसेस सेल वॉल, है ना। प्लांट सेल में आपको सेल वॉल मिलती है, एनिमल सेल में आपको सेल वॉल नहीं मिलती है। अब प्लांट सेल में एक और चीज मिलती है, प्लांट सेल में प्लास्टिड्स मिलते हैं। प्लास्टिड्स का जैसा एग्जांपल क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे। एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट जो होते हैं, प्लांट सेल जो होता है, उसमें आपको लार्ज सेंट्रल एक वैक्यूल मिलता है, बड़ा सा एक बैग होता है। ठीक है, विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, और ये सब एनिमल सेल में आपको नहीं मिलता है। ऑन द अदर हैंड, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स। अब एनिमल सेल में आपको क्या मिलते हैं? सेंट्रियोल्स। और सेंट्रियोल्स किस में इन्वॉल्व होते हैं? बताओ बताओ। ये इन्वॉल्व होते हैं सेल डिवीजन में, विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में आपको सेंट्रियोल नहीं मिलता। तो प्लांट सेल में जो सेल का डिवीजन होता है ना वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। ठीक है, ये सब बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे स्टडी करेंगे प्लांट सेल को। ये प्लांट सेल क्यों है? क्योंकि इसमें सेल वॉल है। ठीक है, अब एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम यहां पे इनको देखेंगे। तो इसमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस आपको पता है क्या होता है? इसके अंदर न्यूक्लियोलस आता है। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है? एक डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। और ये न्यूक्लियोलस के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? डीएनए, ठीक है, आरएनए, और साथ में प्रोटीन भी मिलता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, जो न्यूक्लियोलस होता है ना उसी के अंदर क्या बनता है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कहां बनते हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर। ओके, इसके बाद गोल्गी एपरेटस आता है, इसका फंक्शन हम बाद में देखेंगे। फिर न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियस के चारों तरफ की जो कवरिंग होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता है। वैक्यूल होता है, देखो हमने क्या पढ़ा था? प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ा सा एक वैक्यूल मिलता है। तो देखो कितना बड़ा ये वैक्यूल है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर इसके बाद आता है मिडिल लैमिला। अब ये जो मिडिल लैमिला होता है ये बना होता है किसका? पैक्टिन का या फिर कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है। ठीक है, ये किस काम आता है वो हम चलो मैं बता देता हूं। जो मिडिल लैमिला होता है ना ये क्या करता है? एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, मिडिल लैमिला क्या करता है? एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? एक कनेक्शन है
बिटवीन टू प्लांट सेल्स, दो प्लांट सेल ना ऐसे मिल जाते हैं, इस तरीके से क्या होते हैं, ये ज्वाइन हो जाते हैं साथ में, ठीक है। तो ये जो बीच में कनेक्शन बना ना, ये इसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, और इस प्लाज्मोडेस्माटा को बनाने में हेल्प कौन करता है, मिडिल लैमेला। और इस प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू क्या होता है ना, साइटोप्लाज्म जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, दो सेल के, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, इससे क्या होता है, एक्सचेंज हो जाता है मटीरियल्स का। फिर इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया आता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है उसका काम रहता है एटीपी फॉर्मेशन, एनर्जी बनाना, ठीक है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होना। फिर साइटोप्लाज्म आता है जो अंदर का लिक्विड पार्ट होता है। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, पेरोक्सिसोम, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पेरोक्सिसोम में क्या होती है ना, बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है, ठीक है। क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे इसमें क्या होती है, फैटी एसिड जो रहता है ना, उसका ऑक्सीडेशन होता है, जिससे बनता है यहाँ पे हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है। फिर ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये सबको तो हम वैसे सेपरेट भी पढ़ना है आगे, बट थोड़ी सी यहाँ पे हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं यहाँ पे अभी। फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स मैंने आपको बता दिया था क्या होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। ये हो गया प्लाज्मोडेस्माटा जो कि कनेक्शन बनता है। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके चारों तरफ राइबोसोम नहीं मिलता है, तो अगर आप इस पे देखो तो आपके इसके ऊपर आपको राइबोसोम नहीं मिल रहा है। बट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर देखोगे ना तो आपको ये राइबोसोम दिखेंगे, ये गोल गोल क्या है, राइबोसोम। फिर लाइसोसोम रहता है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। ये सब भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब हमें देखना है एनिमल सेल को, तो इसमें सबसे पहले माइक्रोविली है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल किस काम आता है, सेल डिवीजन के। इसके बाद पेरोक्सियोम। पेरोक्सियोम में भी क्या होती है, कई सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है, इसको हम आगे देखेंगे। फिर लाइसोसोम में हमने देख लिया, राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि एटीपी बनाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम है। फिर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर अभी हमने देखे। अब इनके फंक्शन क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s। तो 1950s में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई उसके बाद ही हमने मेम्ब्रेन के डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ना या समझना शुरू किया, क्योंकि उससे पहले जो माइक्रोस्कोप थे वो इतने पावरफुल नहीं थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ठीक से देख पाए, ठीक है। मीनवाइल chemical studies on the cell membrane, especially in human red blood cell RBCs, enabled the scientists to deduce the possible structure of the plasma membrane। अब यहां पे क्या हुआ, साथ साथ ना आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी भी केमिकल स्टडी हो रही थी, जिससे क्या हुआ, साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ना पॉसिबल स्ट्रक्चर पता लगा लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है ना। जैसे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई उसके साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा था, केमिकल स्टडीज भी हो रही थी आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और फिर उससे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर ढूंढ लिया गया था। अब पता है आपको, आरबीसी जो होता है उसके उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं मिलता है ना। और आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना वो बहुत ज्यादा एडवांस होती है, वो बहुत सारे सेलुलर फंक्शन में इन्वॉल्व होती है, एडवांस होती है ये। These studies shows that the cell membrane is mainly composed of lipids and protein। इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। अब यहाँ पे जो लिपिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। दैट आर अरेंज इन बाइलेयर। बाइलेयर का मतलब, इसको देखो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे फॉस्फोलिपिड के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो बाइलेयर मतलब दो लेयर होती है इसकी, तो ये ऐसे में रहती हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, दो लेयर, एक लेयर ये और दूसरी लेयर ये, तो इस तरीके से अरेंज होते हैं ये। अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फॉस्फोलिपिड, नाम से ही क्या पता चल रहा है, लिपिड विद फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना। ऐसा लिपिड जिसपे फॉस्फेट ग्रुप होता है उसे बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड का ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा नीचे। इसमें क्या होता है, एक एंड तो होता है आपका हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो वाटर लविंग होता है, जो वाटर की तरफ रहता है, ठीक है। और एक होता है हाइड्रोफोबिक जो कि वाटर से दूर रहता है, ठीक है ना। हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से दूर रहता है। अब ये जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है ये होता है फॉस्फेट का, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ये लिपिड का होता है, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर अगर आप यहां पे देखो, केमिकल स्ट्रक्चर, तो
जो ये इतना पोर्शन है ना, इतना पोर्शन, ये यहाँ, ये पूरा स्ट्रक्चर वही है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ये है, ये, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, और इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से हाइड्रोफिलिक हो जाता है, ऊपर का जो पोर्शन है, और नीचे का पोर्शन जो है वो लिपिड है, तो वो हाइड्रोफोबिक हो जाता है, ठीक है। इसी बात पे यार लाइक कर दो वीडियो को। Also, the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophobic tails towards the inner part. अब ये जो वर्ड है ना, ये जो लाइन है, इसको हम नीचे समझ लेते हैं एक बार। तो देखो ये स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और यहां पे आप देखो ये है फॉस्फोलिपिड, ठीक है, बाइलेयर। तो ये कैसे दिख रही है, ऐसे करके, ऐसे ऐसे थोड़ा सा बना लेते हैं, इस तरीके से है ना ये। अब उसने क्या बोला कि जो पोलर हेड होता है ना वो बाहर की तरफ होता है, तो ये जो पोलर हेड है ये बाहर की तरफ है, और अंदर की तरफ क्या है, ये हाइड्रोफोबिक टेल। अब ऐसा क्यों होता है, हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोफोबिक का मतलब जो वाटर से दूर जाता है। अब अगर आप देखो कि ये सेल है, ठीक है, इस सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी वाटर कंटेंट होता है और अंदर भी वाटर कंटेंट होता है। तो कौन सी चीज वाटर के पास रहेगी, जो हाइड्रोफिलिक होगी। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट इसीलिए क्या है, वाटर के पास है, इस तरीके से, यहां पे है ना, इधर इधर। और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वाटर से दूर है, मतलब वो ऐसे अंदर की तरफ को है, ठीक है ना, समझ गए। इसी तरीके से, इसीलिए यहां पे इस तरीके से अरेंज होता है। दिस एंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल कौन सी, नीचे वाली, ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, देखो क्या बोला उसने, जो नॉन पोलर टेल होती है, जो ये नीचे वाली लिपिड की टेल है, ये किसकी बनी होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें आपको कैसा बॉन्ड मिलता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो दिस एंश्योर दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरमेंट। तो ये जो नीचे की ये है हाइड्रोफोबिक टेल, ये पानी से प्रोटेक्टेड रहती है, कैसे, क्योंकि ये अंदर को रहती है ना। इन एडिशन टू द फॉस्फोलिपिड्स, मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्टेरॉल। अब फॉस्फोलिपिड के अलावा मेम्ब्रेन में आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई, मतलब और क्या क्या इसमें केमिकल्स प्रेजेंट है उसकी स्टडी हुई। क्लियरली रिवेल दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पोसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो इससे यहां पे क्या पता चला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। अब डिफरेंट डिफरेंट सेल टाइप है, तो उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन और लिपिड का रेशियो होगा, ठीक है ना। प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो है वो अलग अलग सेल में अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, इन ह्यूमन बीइंग द मेम्ब्रेन ऑफ द इरेथ्रोसाइट, इरेथ्रोसाइट क्या होता है, आरबीसी, हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। ये इंपॉर्टेंट है, ये डाटा, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। डिपेंडिंग ऑन द एस ऑफ एक्सट्रैक्शन, अब देखो एस ऑफ एक्सट्रैक्शन मतलब कितनी आसानी से हम किसी चीज को निकाल सकते हैं, कहीं से निकालना, एक्सट्रैक्शन मतलब निकालना। तो डिपेंडिंग ऑन द एस ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें प्रोटीन भी मिलता है, ये हमने देखा। और यहाँ पे प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। अब ये किस बेसिस पे होते हैं प्रोटीन, डिपेंडिंग ऑन द एस ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। देखो इसको समझना, जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है ना उसको आसानी से निकाला जा सकता है, उसको एक्सट्रैक्ट आसानी से किया जा सकता है, बट जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो आसानी से नहीं निकाला जा सकता प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन, है ना, पेरिफेरल प्रोटीन आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे मिलेगा, व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। और जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है या तो वो पार्शियली या टोटली घुसा हुआ रहता है, बरीड रहता है, कहां, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अब स्ट्रक्चर में देख लेते हैं इसको। तो देखो ये है इंटीग्रल प्रोटीन, तो इंटीग्रल प्रोटीन आप देखोगे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है, ठीक है ना। और हाँ, यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन आप देखोगे तो ये बाहर है, सरफेस पे पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं और अंदर इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे शुगर भी मिलती है ना, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर तो हमने देख ली। उसके अलावा यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, देखो ये क्या है, ये जो येलो येलो से हैं ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। क्लियर।
अब अगर आप यहां पे ध्यान दो तो यहां पे क्या लिखा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसे हमें समझना है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का क्या मतलब है। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson। अब सिंगर एंड निकोलसन यहाँ पे दो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने ना इंप्रूव्ड मॉडल दिया था, मतलब और अच्छा मॉडल दिया था किसका, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन का, ठीक है, और 1972 में दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है ये। वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो सिंगर एंड निकोलसन ने कौन सा मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, जो हमने ऊपर फिगर में देखा। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो पढ़ते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड। अब ये हमें समझना है, क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या होता है। क्वासी फ्लूइड मतलब पार्टली लिक्विड, मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत लिक्विड रहता है ये, और पार्टली सॉलिड, ठीक है ना, मतलब सॉलिड लिक्विड दोनों नेचर का होता है। तो ये क्या होता है, क्वासी फ्लूइड बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे क्वासी फ्लूइड है कौन, यहाँ पे क्वासी फ्लूइड है लिपिड। तो लिपिड कैसा है, थोड़ा बहुत लिक्विड नेचर का है, थोड़ा बहुत सॉलिड नेचर का है। अब इसकी वजह से क्या होता है, द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। देखो इंपॉर्टेंट है लाइन, यहां पे क्या बोला कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि जो क्वासी फ्लूइड नेचर होता है ना लिपिड का, उसकी वजह से क्या होता है, जो उस मेम्ब्रेन में प्रोटीन प्रेजेंट है उस प्रोटीन की ना आसानी से लेटरल मूवमेंट हो जाती है। लेटरल मूवमेंट मतलब ये प्रोटीन है ये इधर उधर जा सकता है। मतलब सीधी बात क्या है ना कि ये जो क्वासी फ्लूइड नेचर है लिपिड का, उस लिपिड में क्या होता है, प्रोटीन ना आसानी से इधर उधर मूव कर सकता है, एक जगह पे नहीं रहता, मतलब वो मूव कर सकता है, ठीक है ना। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। अब कोई प्रोटीन कितना किसी मेम्ब्रेन में मूव कर रहा है उससे पता चलता है कि उस मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी कितनी है। अगर कोई मेम्ब्रेन में प्रोटीन बहुत ज्यादा मूव कर रहा तो इसका मतलब उस मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज्यादा है, ठीक है। The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions, ठीक है। तो जो फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का उसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन। इंटरसेलुलर जंक्शन मतलब दो सेल्स जब ऐसे ज्वाइन हो जाते हैं ना तो इसे बोलते हैं इंटरसेलुलर जंक्शन, ठीक है। फिर सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब जब सेल क्या करता है, किसी बाहर से किसी सॉलिड को इनगल्फ करता है, उसे एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और सेल डिवीजन। तो ये सब फंक्शन पॉसिबल क्यों हो पा रहे हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है इसलिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। अब जैसे ये सेल है, इस सेल में बाहर से क्या हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को अगर या किसी भी मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आना है तो किसे क्रॉस करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। या बाहर जाना है तो किसे क्रॉस करना पड़ेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो ट्रांसपोर्ट में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। अब सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब मैंने शायद पहले भी बताया था, मुझे इसे ध्यान आ रहा है, बट सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है कि कुछ सेलेक्टेड चीजें ही इससे अंदर आ सकती है और बाहर जा सकती है। सेलेक्टेड चीजें, सभी मतलब हर कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता, यहां से कुछ सेलेक्टेड चीजें ही क्रॉस कर सकती है। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called the passive transport। Passive transport क्या होता है, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई भी मॉलिक्यूल अंदर चले जाता है या बाहर चले जाता है बिना एनर्जी रिक्वायरमेंट के। मतलब ये जो मूवमेंट है यहाँ पे जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient। अब देखो कुछ न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं, तो न्यूट्रल सॉल्यूट क्या होते हैं, आसानी से ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब क्या है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मान लो ये एक ए सब्सटेंस है, ठीक है, ए नाम है इसका, इसी कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, ये हायर कंसंट्रेशन से आसानी से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मतलब सेल के अंदर चले जाता है बिना किसी परेशानी के, ठीक है। ये सिंपल डिफ्यूजन है। वाटर may also move across this membrane from higher to lower concentration। अब वाटर भी जो है ना वो आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है।
मूवमेंट ऑफ, अच्छा वाटर जो होता है वो प्योर स्टेट में न्यूट्रल ही होता है, ठीक है, वाटर जब प्योर रहता है तो वो न्यूट्रल रहता है। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब देखो जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर की हायर कंसेंट्रेशन यहाँ है और वाटर की लोअर कंसेंट्रेशन यहाँ है मान लो, तो वाटर अगर यहाँ से यहाँ मूव करता है, ठीक है, तो इस ये क्या है, एक डिफ्यूजन है ना। डिफ्यूजन में क्या होता है, जो सब्सटेंस होता है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है, बट लेकिन जब वाटर हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोला जाता है, ठीक है। एज द पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। अब जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल जिन पे चार्ज होता है, वो इस लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकते, है ना। दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अब यहां पे उन्होंने क्या बोला कि अपने पास है क्या, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये पोलर मॉलिक्यूल जो है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि कैसी होती है, नॉन पोलर है, उसको, ये ठीक है पोलर मॉलिक्यूल है, उसको ये क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, नॉन पोलर है। तो फिर यहां पे क्या रहते हैं, कुछ कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होते हैं, ऐसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और ये प्रोटीन बेसिकली कौन से होंगे, ये होंगे इंटीग्रल प्रोटीन। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन क्या करते हैं ना, यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, और इस ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient. अब देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने अभी तक पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, बट लेकिन कभी कभी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो लोअर कंसंट्रेशन से, समझ रहे हो ना, उल्टा हो जाना, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, और सच ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। और जब कोई मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और फिर इन विच एटीपी इज यूटिलाइज्ड, और यहाँ पे एटीपी एज अ एनर्जी यूज होती है। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एग्जांपल क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। अभी सोडियम पोटेशियम पंप आपने कहीं और भी पढ़ा है, ये एक सेल, वैसे तो बहुत सारे सेल के ऊपर होता है, बट स्पेसिफिकली जैसे अपना न्यूरॉन रहता है ना, तो न्यूरॉन के ऊपर क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जिनके थ्रू क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम का एक्सचेंज होता है सेल के अंदर। अब हमें पढ़ना है सेल वॉल के बारे में। एज यू मे रिकॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर। देखो सेल वॉल क्या होती है, नॉन लिविंग होती है और रिजिड होती है, रिजिड मतलब सॉलिड होती है। कॉल्ड द सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगी एंड प्लांट्स। तो फंगस है, जैसे प्लांट्स हैं, इनके सेल के चारों तरफ तो पहले क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, सेल वॉल है। Cell wall not only gives shape to the cell and protect the cell from mechanical damage and infection, it also help in cell to cell interaction and provide barrier to undesirable macromolecule। अब देखो जो सेल वॉल होती है वो एक तो सेल को शेप देती है, सेल को प्रोटेक्ट भी करती है मैकेनिकल डैमेज या फिर इन्फेक्शन से, इन सबसे प्रोटेक्शन देती है, बट लेकिन इसके अलावा ये क्या करती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन भी बनाती है। जैसे अभी हम पढ़ेंगे प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में, यहाँ पे इसमें जैसे मैंने आपको बताया था ना, दो प्लांट सेल आपस में जुड़ जाते हैं। अब क्यों जुड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, जो सेल वॉल होती है वो कनेक्शन बनाती है, ठीक है। तो सेल टू सेल इंटरेक्शन भी यहाँ पे हो सकता है सेल वॉल की वजह से। और दूसरा क्या, जो सेल वॉल होती है ना वो कुछ अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल मतलब जिनकी जरूरत नहीं है, ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल को सेल के अंदर आने से रोकती है। जैसे मान लो ये बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल है, अब इसकी जरूरत नहीं है सेल के अंदर, तो ये यहां से क्रॉस नहीं हो सकता, सेल वॉल इसे यहाँ पे रोक देती है। Algae have cell wall made of cellulose, galactans, manganese and minerals like calcium carbonate। तो एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो इन सब से बनी होती है। While in other plants it consists of cellulose, प्लांट्स में सेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन की बनी होती है सेल वॉल। द सेल वॉल ऑफ ए यंग प्लांट कॉल्ड द प्राइमरी वॉल। अब देखो जब यंग प्लांट सेल होता है ना, तो उसमें पहले प्राइमरी वॉल बनती है, ठीक है, इज केपेबल ऑफ ग्रोथ।
ठीक है, ग्रोथ होती है उसमें, विच ग्रेजुअली डिमिनिश्ड, और धीरे धीरे क्या होती है, गायब होने लगती है, एज द सेल मैच्योर, है ना, जैसे जैसे सेल मैच्योर होगा ये प्राइमरी वॉल खत्म होने लगती है, एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल, और अंदर से बाहर की तरफ क्या बनने लगती है, एक सेकेंडरी वॉल बनने लगती है। ठीक है, पहले प्राइमरी वॉल बनती है, फिर जैसे जैसे सेल यंग वो मैच्योर होता है, प्राइमरी वॉल खत्म हो जाती है और क्या बन जाती है, सेकेंडरी वॉल। द मिडिल लैमिला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, तो मिडिल लैमिला किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का, विच होल्ड्स और ग्लूज द, ठीक है, ध्यान रखना कि ये जो मिडिल लैमिला ये क्या करता है, होल्ड करता है या फिर ग्लूज करता है, मतलब जोड़ता है द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, दो सेल्स को आपस में जोड़ता है। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमिला इंपॉर्टेंट है, द सेल वॉल एंड मिडिल लैमिला मे बी ट्रांसवर्स बाय द प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। तो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा बन जाता है, जो कि एक कनेक्शन होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था ना, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो एक सेल हो गया, ये एक सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, इसके बीच में कनेक्शन क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है ना, साइटोप्लाज्म को जोड़ देता है सेल के, जिससे यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है सब्सटेंस का। ओके, तो इतना ही रहने देते हैं आज, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय बाय, और पढ़ते रहना है, हार्ड वर्क करना, सब होता है यार, नीट भी निकलता है, आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लगेगा, सब कुछ होगा। ओके, बाय बाय, बाय बाय।